नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूक्रेन में रशिया के विशेष ऑपरेशन की। और हम सब इस विषय पर पूरा विश्व कंसर्न है कि भी इनके दोनों के बीच में युद्ध खत्म होना चाहिए अगर युद्ध चल रहा है तो, या फिर दोनों के बीच में वार्ता होनी चाहिए और कन्फ्लिक्ट समाप्त होना चाहिए। ये भारत सरकार का ऑफिशियल अपना स्टैंड है। दूसरा, भारत सरकार का जो स्टैंड है वो ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी ग्रुप के पार्ट नहीं हैं, ना रशियन ग्रुप के पार्ट हैं और ना ही अमेरिकन ग्रुप के पार्ट हैं। हम गुटनिरपेक्ष देश हैं। ये पॉलिसी हमारी नेहरू जी के समय से है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस समय गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन बनाया था, तब से भारत अपनी पोजीशन पर तटस्थ है। विश्व का कोई भी युद्ध चल रहा हो, चाहे वो वर्ल्ड वार 3 हो, 4 हो, 5 हो, यूरोप का वार हो, अफ्रीका का वार हो, एशिया का वार हो, भारत जब तक उसके हित वहाँ पर नहीं होंगे तब तक भारत इस प्रकार के किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और भारत ना ही किसी की मदद करेगा और ना ही किसी के विरुद्ध खड़ा होगा। ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन एक चीज़ जो इस समय विश्व में चल रही है वो हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है या हमारा ध्यान आकर्षण करती है। बात यहाँ पर ये आ रही है कि यूक्रेन में ये तो दिखाई दे रहा है कि लोग लगातार, हमारे न्यूज़ चैनल भी, क्या हमारे न्यूज़ चैनल सही में सही रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं जो उनको करनी चाहिए या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या भारत में जो चल रहा है धड़ाम धड़ाम दिखाया जा रहा है, ये फोड़ दिया, वो घेर लिया, ये चल रहा है। दूसरी तरफ एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि भारत का कोई भी पत्रकार यूक्रेन जाने से उसको कोई परहेज नहीं, कोई समस्या नहीं। हमने वहाँ से जो भारतीय लोग थे उनको बाहर निकालने में हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हमारे पत्रकारों को जाने में कोई समस्या नहीं है। वो शो करते हैं कि साहब हम खार्किव में हैं, कि हम कीव में हैं, कि हम कुईव में हैं, या हम यहाँ पर हैं, हम कहाँ नहीं हैं। ये दिखाते हैं, शो करते हैं बाकायदा और बता रहे हैं हम यहाँ पर हैं। अब दो में से एक पोजीशन हो सकती है, या तो हमारे पत्रकार वहाँ हैं ही नहीं और यही स्टूडियो से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, चूँकि बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के ग्राफिक डिज़ाइनर्स रहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन से बताते हैं कि हम वहाँ पर हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो वहाँ पर हैं, तो इतनी आसानी से जहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत हाई लेवल का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर वो कि कैसे इतने नॉर्मल घूम रहे हैं, कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, होटलों की व्यवस्था कैसे होती होगी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसी होती होगी, जहाँ इतना बड़ा युद्ध चल रहा हो वहाँ लोग मर भी रहे होंगे, वहाँ लाइटों की समस्या हो रही होगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या हमारे किसी भी रिपोर्टिंग में दिखती नहीं है कि यूक्रेन में ऐसी कोई समस्या लग रही हो। खबरें आ रही हैं कि भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहाँ टहलने जा रहे हैं, वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ के कोई राष्ट्रपति टहलने जा रहे हैं। अभी तो जो बाइडेन ने कह दिया कि हम भी भाई टहल कर आएंगे। क्या इसको कहें कि ये युद्ध पर्यटन, इसको कहें कि ये, जब अगर वहाँ पर ये कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा या लोगों के द्वारा या बड़े देशों के संगठनों के द्वारा, ये बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, कि सब यूक्रेन में त्राहिमाम हो रहा है, खाना नहीं पहुँच रहा, वो नहीं हो रहा, ये तो कैसे पेट्रोल पहुँच रहा है, कैसे डीजल पहुँच रहा है, कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, खाने पीने की जुगाड़ें कैसे हो रही हैं, और क्यों क्यों ऐसी खबरें आई कि रशिया ने 5 से 10 लाख यूक्रेनियन लोगों को रशिया के लोग क्षेत्रों में रखा है जहां हाई डेंसिटी नहीं है, लो डेंसिटी है। वहां उनके खाने पीने के व्यवस्था की गई है, कैंप लगाए गए हैं। ये कुछ बातें हजम होती नहीं दिखती। दूसरा, ये भी रिपोर्टिंग हो रही है कि साहब कीव को चारों ओर से घेरा था, फिर वो वहां से निकल आए, वो छोड़ आए, मारियोपोल में मारियोपोल में जीत गए थे और मारियोपोल घेर लिया था, फिर वहाँ से छोड़ रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे हैं। अब खबरें उसकी ये आ रही हैं जो यूक्रेन का राष्ट्रपति बोलता है, मतलब ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि वो हार कर चले गए, हमने उनके ऊपर विजय हासिल कर ली। खबरें जो यूएनओ से आई, सही और गलत की मुझे पता नहीं, वो कहते हैं कि अभी 2-2.5 महीने का युद्ध हो गया है, उसमें 1700-1800 लोग मरे हैं। वो भी सही रिपोर्टिंग है कि नहीं है? इतने बड़े युद्ध में 1700-1800 लोग मरना, ये कोई बहुत बड़ी
मुझे त्रासदी नहीं लगती। हालाँकि मरना मेरे परिवार का, किसी के परिवार का एक व्यक्ति भी मरे तो उसके लिए जीवनकालीन त्रासदी है। लेकिन जो देशों की सिचुएशन है उसके अनुसार अगर 1500-1700 लोगों के मरने की खबर बता रहे हैं, वो भी मुझे लगता है सैनिक मरे होंगे। खबरें यहाँ तक कही जा रही हैं कि वो वहाँ पर सिविलियंस को मारा जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में कितनी सही रिपोर्टिंग हो रही है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर, इनका कहना है कि वो मॉस्को गए, मॉस्को में जाकर उन्होंने आई टू आई कांटेक्ट व्लादिमीर पुतिन से किया और पुतिन जी के सामने वॉर क्राइम की बात कही, यूक्रेन की सिचुएशन की बात की। उनका कहना था कि मैं वहाँ जाने से पहले, मॉस्को जाने से पहले मैं यूक्रेन गया था और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिला था। इसके बाद वो लौट कर जब आए तो उन्होंने विस्तृत रूप से पुतिन की क्या सिचुएशन है, उनकी मनोभावना कैसी है, उनकी अंतर्भावना कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, इसके बारे में बताया। कुछ इंटरव्यू उनके हुए तो उन इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात सामने रखी। अब देखिए, मेरा मानना ये है, जो मैं हो सकता है ना देख पा रहा हूँ, ज़्यादा विशेषज्ञ ज़्यादा जानते होंगे। यूक्रेन यूरोप लगभग 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा यूरोप, जिसमें 44 देश आते हैं। 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रशिया है उसी में। तो बाकी जो बचा तो हम मानकर चलें कि वो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर से छोटा है। 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 43 देश हैं, 43 कंट्रीज, रशिया मिलाएं तो 44 कंट्रीज। उसमें भी पूरे यूरोप में अगर सबसे बड़ा कोई देश है आता है रशिया के बाद तो वह है यूक्रेन, जो कि अभी कुछ समय पहले तक, मतलब 1992 तक रशियन फेडरेशन का ही, यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था। अब वो यूक्रेन सबसे बड़ा कंट्री है, लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सबसे बड़ा कंट्री। उससे छोटा अगर कहते हैं कि फ्रांस है, फ्रांस से छोटा स्पेन है, और ऐसे करके कुल मिलाकर ऊपर के अगर 10 कंट्री उठा लिए जाएं तो पूरे यूरोप की लगभग 60 से 70% एरिया कवर हो जाता है। बाकी के जो छोटे कंट्री होंगे, कोई इतने छोटे, मैं कहूँ कि वेटिकन सिटी आधा स्क्वायर किलोमीटर का, कुछ 1 स्क्वायर किलोमीटर के हैं, कोई 10 स्क्वायर किलोमीटर का, इतने छोटे छोटे देश भी हैं। कोई 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जैसे ये मैं ऑस्ट्रिया की बात करता हूँ तो ऑस्ट्रिया लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश का 1/4 या 1/3 ऐसे कह लीजिए। हमारे छोटे छोटे राज्य भी इनसे बड़े हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कंट्री वहाँ पर हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यूक्रेन, ऐसा कहा गया कि पावर हाउस था रशिया का, और यूक्रेन के अंदर हथियार बनाने की जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने कारखाने हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, वो सब रशिया, यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी है। क्योंकि यूएसएसआर ने कभी अपना पावर हाउस यूक्रेन में बनाया था, क्योंकि यूक्रेन यूरोप के बीचों बीच में है और उसके यूरोपियन कंट्री सारे उसकी कनेक्टिविटी में है। जब वो यूएसएसआर का पार्ट था तो यूक्रेन को ही उसने अपना हब बनाया था। अलग होने के बाद अभी तक यूक्रेन संसार के चौथे नंबर का बड़ा हथियार बनाने वाला देश है। पहले नंबर पर मैं कहूँ कि रशिया या यूएस, फ्रांस, चाइना की भी बात कर सकते हैं, और यूक्रेन, फ्रांस से ऊपर यूक्रेन आता था, ऐसा कहते हैं। तो चौथे नंबर पर आता हो, 5वें नंबर पर आता हो, हथियार बनाने वाला कंट्री है। और वो उल्टी आंख दिखा रहा था रशिया को। यूक्रेन के अंदर एक बड़ा वॉर चल रहा था, यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूएसएसआर में जाने का। तो यूक्रेन के अंदर बड़ी आबादी ऐसी थी जो यूएसएसआर के पक्ष में थी, क्योंकि यूएसएसआर के बगैर उनको लगता था पूरा नहीं। वो रशियन भाषा बोलते थे, रशियन फेडरेशन से उनका ताल्लुक था और रशिया की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। इनसे पहले की जो सरकार थी वो भी रशियन प्रभाव में थी। जो रशिया के, जो यूरोप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे, ज़ेलेंस्की सरकार ने उनको सीधा मरवाया था और ये कहा था कि हम इनको कुचल रहे हैं। दोनों, जो इस चीज़ की बात अभी चल रही है उसमें भी यही चल रहा था, प्रो रशियन थे। पीछे जो क्रीमिया की बात चल रही थी उसमें भी प्रो रशियन थे। जो अभी दो
स्टेट उन्होंने रशिया ने स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, उसमें भी रशियन फेडरेशन के ही मतलब रशिया स्पीकिंग पर्सन थे, यानी कि रशियन थे, और इधर पूरे यूक्रेन में रशियन थे। अब ऐसी सिचुएशन में जो युद्ध हो रहा है, मैं उस पर यह भी कहूंगा कि मैं मेरे मस्तिष्क में क्या आता है कि वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी भी चल रही हो रशिया के खिलाफ, और रशिया क्या करना चाहता है। अब इस बात में एक बात सामने आई कि जब नेहमर वहां पर गए तो उन्होंने कहते हैं कि मैंने पुतिन साहब से बात की और उनसे कहा कि ये वॉर क्राइम है, तो मैं नहीं कह सकता, वो बहुत टफ और स्ट्रांग व्यक्ति हैं, मैं नहीं कह सकता कि वो क्या सोचते हैं। उनकी नज़र में मुझे इस वॉर में जीत निश्चित दिखाई पड़ी। और दूसरी बात जो उनके अंदर मैंने देखी, ये नेहमर कह रहे हैं, जो मैंने देखी कि वो कह रहे हैं कि मैं जस्टिफाइड हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। आगे उनका आपस में वार्ता हुई होगी, तो पुतिन ने ये कहा कि यूक्रेन वहां जेनोसाइड कर रहा था, रशियन लोगों का जेनोसाइड कर रहा था, रशिया के खिलाफ रशियन जो इंडस्ट्री या जो हमने वहां हथियार बनाने का बड़े पावर हाउस बनाया था उसका इस्तेमाल वहां रशियन लोगों को कुचलने में कर रहा था। वहां पर एक अंतर्द्वंद चल रहा था कि यूरोपीय नाटो जाएंगे कि वो यूएसएसआर में आएंगे। अब यूएसएसआर में जो आने की बात कर रहे थे, आपकी वैचारिक विचार था, आपस में लड़ना था, लेकिन जो लोग यूएसएसआर आने की बात कर रहे थे उनको कुचला जा रहा था, उनका जेनोसाइड हो रहा था इस बात के लिए कि नाटो जाना है, क्योंकि जेलेंस्की नाटो समझते हैं। बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे तो हमने वहां पर विशेष ऑपरेशन चलाए हैं सिर्फ रशियन फेडरेशन के लाभ के लिए और रशियन लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए हमने वो 2 स्टेट इंडिपेंडेंट घोषित किए थे, पहले क्रीमिया इंडिपेंडेंट घोषित किया, बाद में 2 स्टेट इंडिपेंडेंट घोषित किया, जहां पर रशियन लोगों को मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था, जेनोसाइड हो रहा था। जेलेंस्की कर रहे थे, जेलेंस्की को समझाया, उनकी समझ में नहीं आया तो मैंने फिर इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद जेलेंस्की ने हमारे साथ युद्ध का निर्णय लिया। और हम जो कर रहे हैं, हम किसी भी नागरिक के ऊपर हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो हथियारों की इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को नष्ट कर रहे हैं। हम एक विशेष ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं जिससे कि हम इंडस्ट्री नष्ट कर रहे हैं, हमें सिविलियन से कोई मतलब नहीं। जब बात आई कि बुचा में जो घटनाएं हुई तो उन्होंने कहा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इस पर हमारे पास एविडेंसेस हैं, कभी भी अगर बात आती है तो ये वहाँ की फोर्सेस ने जानबूझकर वो रशियन लोग जो कि वहाँ पर रशिया के पक्ष में थे उनको हमारे निकलने के बाद मारा है और उनकी हत्याएं कर दी हैं जेलेंस्की की फोर्सेस ने, क्योंकि वो प्रो रशियन थे। जो बुचा में हुआ, बुचा में जब फौजें घुसी होंगी तो घुसने के बाद ये तो रुख दिखाई दिया होगा कि कुछ लोग रशियन के पक्ष में हैं या कुछ नाटो के पक्ष में। तो जो रशियन के पक्ष में थे, रशिया का कहना है कि जब हम वहां से निकले बुचा से तो रशियन फेवर वाले लोगों को या रशियन की तरफ झुकाव करने वाले लोगों को जेलेंस्की की फौजों ने मारकर एक नया परिदृश्य बनाने की कोशिश की है और हमको वर्ल्ड वाइड घिरने का, हमको वर्ल्ड वाइड बदनाम करने का प्रयास किया है। इसके लिए स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और उस स्वतंत्र जांच में जो कुछ होगा वो बाहर निकल कर, भारत ने भी यूएनओ में यही बात कही थी कि वे बुचा की जो घटना है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस पर एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की इंटेलिजेंस के पास भी इस प्रकार की रिपोर्टें रही होंगी कि बुचा में वाकई में कौन कल्प्रिट है। अगर रशिया कल्प्रिट है तो रशिया के साथ रशिया को घेरा जाना चाहिए, और अगर यूक्रेन कल्प्रिट है तो यूक्रेन को घेरा जाना चाहिए। रशिया जब ये कहता है कि ये यूक्रेन की जेलेंस्की फोर्सेस का ये काम है, मेरा नहीं, तो फिर इस पर एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार से उनका कहना है कि जिस स्टेट में भी हम वो जो डिस्केलेट कर देते हैं, हथियारों को नष्ट कर देते हैं, फैक्ट्रियों को नष्ट कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर देते हैं, वहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। इसमें हारने जीतने की बात नहीं, और हमारा ऑपरेशन सिर्फ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा कोई यूक्रेन को कब्जा करने का इरादा नहीं, यूक्रेन में कुछ करने का इरादा नहीं। यूक्रेन जिस शक्ति को क्लेम करता है वो रशियन फेडरेशन की ही शक्ति है जो हमने 1992 में वहाँ पर छोड़ी, और उसी को क्लेम करते हुए वो हमको ही चैलेंज कर रहा है। तो हम केवल अपनी इंडस्ट्री जो हमारी स्टैब्लिश की हुई थी, हम उसको नष्ट कर रहे हैं। बाद में ये भी नेहमर ने कहा कि भाई हमने उनसे पूछा कि वॉर क्राइम, तो उन्होंने कहा ये कोई वॉर क्राइम नहीं है, अगर कभी इस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई बात होती, मुझे विश्व की चिंता भी नहीं है, और अगर कभी होता है तो हम ये बात सिद्ध कर देंगे कि हमारा एक विशेष ऑपरेशन था जो ऑपरेशन हम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो नेहमर ने उनकी आंखों में देखा और कहा कि ही इज़ ए वेरी टफ एंड स्ट्रांग पर्सन एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ऑपरेशंस।
वो अपने ऑपरेशन के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत निश्चिंत हैं कि वो जो करना चाहते थे वो वहाँ पर कर रहे हैं और वो सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, वो किसी को भी वहाँ नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि वहाँ पर मदद कर रहे हैं लोगों की। जो लोग भी यूक्रेन सरकार से परेशान थे, उनको अगर वो यूक्रेन से निकलना चाहते हैं तो उनको निकलने का समय दे रहे हैं और उनको रशिया में भी आने का निमंत्रण दे रहे हैं। रशिया सरकार उनको खाने पीने, रहने पीने की सब व्यवस्था करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब इस डिस्कशन के बाद, नेहमर के इन स्टेटमेंटों के बाद, अब जो समझ में आता है कि ये तो पक्की बात है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध में यूएस का इंटरवेंशन की क्या आवश्यकता थी, यूएसएसआर के अंदर का अपना चल रहा था तो यूएस इंटरवेंशन की क्या आवश्यकता थी। हम सब जान ही रहे हैं कि ये शीत युद्ध यूएस वर्सेस यूएसएसआर चल रहा था और यूएसएसआर को तोड़ने का चल रहा था और यूएसएसआर ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी था। इसलिए क्या हुआ कि मुझे लगता है कि अब अमेरिका किसी प्रकार से ये शो करने, विक्टिम कार्ड विश्व में खेलना चाहती है और रशिया को जितना जेलेंस्की के साथ मिलकर जितना रशिया को बदनाम कर सकते हैं उतना करे, ताकि इंटरनेशनली रशिया को कमजोर किया जा सके, विश्व से उनका नाता तोड़ा जा सके, यूएनओ में उनके पास जो वीटो पावर है उसको तोड़ा जा सके। और भारत को भी वो इसीलिए अपने पक्ष में लेना चाहते हैं ताकि भारत अगर उनके पक्ष में चला जाए तो रशिया की आधी कमर टूट सकती है। जबकि भारत का अपना एक रुख है कि अगर हम तेल उनसे खरीद रहे हैं तो हम यूएसए से भी खरीद रहे हैं, यूएसएसआर और यूएसए से हम डिफरेंट सेम दूरी पर हैं। जैसे भारत का कहना है कि हम इजराइल भी जाते हैं और हम फिलिस्तीन भी जाते हैं, हम सऊदी अरबिया भी जाते हैं और हम यमन में भी जाते हैं और हम इराक और ईरान में भी जाते हैं। तो उनके आपस में दुश्मनी हो सकती होगी लेकिन हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया भी उसका पार्ट बन रही है। जो यूएसए करना चाहता है वो न्यूज़ जनरेट करता है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर से कुछ न्यूज़ एजेंसियां ही वहां काम कर सकती थी और वो फोटोशॉप से फोटोज निकालकर इंडियन आर्मी की और बहुत सारे जो भारतीय लोग वहाँ काम करते थे या फौजें काम करती थी या पुलिस काम करती थी, उनके खिलाफ बड़े सारे प्रोपेगेंडा करके पूरे देश को बताते थे। और भारतीय मीडिया को, जो दिल्ली में काम करने वाली मीडिया, उसको घुसने नहीं देते थे। उस मीडिया को भी अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी को भी अगर फोटोज चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो उन्हीं पर्टिकुलर लोगों से उसको न्यूज़ लेनी होती थी या अपना करस्पॉन्डेंट उनके ही लोगों को करना होता था। तो जो वो न्यूज़ देते थे वही यहाँ पर आती थी और एक बहुत बड़ा झूठ पूरे देश में और पूरे देश के अलावा पूरे विश्व में फैलाया जाता था कि भारत बहुत कुछ गलत कर रहा है। मुझे लगता है वैसा ही कुछ इस समय रशिया के साथ चल रहा है। इंडियन मीडिया को समझना चाहिए कि हम 125 करोड़, 130, 135 करोड़ के देश हैं और हमारी न्यूज़ एजेंसियां पूरे विश्व को मैसेज देती हैं। हमारी खासतौर से इंग्लिश मीडिया को इस बात को देखना चाहिए कि विक्टिम कार्ड के माध्यम से कहीं रशिया को तो बदनाम करने की कोशिश नहीं हो रही, कहीं रशिया को कमज़ोर करने की कोशिश तो नहीं हो रही। रशिया का कमज़ोर होना भारत के लिए बहुत घातक है, भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये जो विक्टिम कार्ड खेलकर रशिया को खत्म करने का प्रयास चल रहा है, मुझे लगता है उसमें भारतीय मीडिया को उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के मामले में भारतीय मीडिया कहीं न कहीं गलत डायरेक्शन पर चली गई थी और भारत को इटसेल्फ बदनाम करने के लिए वो अग्रसर थी। मुझे लगता है कि इन मामलों को बहुत गंभीरता से ध्यान देते हुए भारत में सोचना चाहिए, भारतीय मीडिया को भी इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगा कि ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपके सामने जानी ही चाहिए। रशिया कितना दोषी है या नहीं है, ये भारतीय मीडिया को तय नहीं करना चाहिए। ये तय करने का अधिकार भारत वाले ना करके भारत में जो रियलिटी है वहाँ की वो दिखाएं। मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा विश्व वहाँ घूम रहा है और ऊपर से ये भी हो रहा है कि रशिया वहाँ युद्ध छेड़ रहा है। रशिया कह रहा है मैं युद्ध नहीं छेड़ रहा हूँ, हम तो वहाँ पर केवल डिस्केलेशन कर रहे हैं। जो हमको करना था बहुत पहले वो हम अब कर रहे हैं और हम केवल रशियन लोगों को बचा रहे हैं। ये तो भारत का भी राइट है ना कि हमने भी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ पर की, वो बड़े स्तर पर कर रहे हैं। नथिंग एल्स इज देयर। हमें लगता है कि इन बातों को भारत के लोगों को भी ध्यान में रखना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।